तो जगदीश जी, सबसे पहले तो मैं जीएस हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। हमारी एक ये छोटी सी क्लास है जी। एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है। सिलेक्शन पहले खूब दिए हैं, जो आप भी जानते हो, उसी कड़ी में शायद आप भी हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो हमें देख रहे हैं श्रोता, वो ये जानना चाहेंगे कि आप कौन हैं। तो आप इनको अपने बारे में बताएं, अपना परिचय बताएं। जी जी। स्थूल रूप में। मेरा नाम जगदीश प्रसाद है। सीकर जिले में जेरठी गांव है, दादिया के पास, वहाँ का रहने वाला हूँ और सामान्य कृषक परिवार से मेरा संबंध है। और सर के पास 2013 में मैंने कोचिंग की थी। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि आप सीकर के रहने वाले थे, झुंझुनू में कैसे आ गए। ये बहुत बड़ा सवाल होता है। कोचिंग का और शिक्षक का चयन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके संबंध में मैं और डिटेल से बात करूंगा। तो आपने 2013 में यहाँ से कोचिंग की। जी जी। आप सीकर पढ़ते थे। हाँ बिल्कुल। एक बार मैं, आपको याद हो तो, मैं सीकर भी गया था पढ़ाने। बिल्कुल आप कोचिंग में गया था। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ आप मुझे मिले थे। उसके बाद में आप फिर यहाँ आ गए। जी। तो क्या कारण रहा कि फिर आप मेरे पीछे पीछे ही आ गए? सर, कारण ये था कि मुझे भी कोचिंग संस्थानों की कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि 11 में मेरा एमए हुआ और 12 में नेट सेट। अब मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के मैदान में उतरा तो विभिन्न कोचिंग संस्थान मैंने देखे, जयपुर में भी देखे, सीकर में भी देखे। तो मैं जगह जगह कोचिंग संस्थानों में गया। मेरा सवाल एक ही होता था सीकर में कि हिंदी कौन पढ़ाएंगे। तो 90% संस्थाओं के जो लोग थे उनका जवाब होता था कि पारिक जी सर पढ़ाएंगे। तो धीरे धीरे मेरे दिमाग में ये हो गया कि यार ये पारिक जी सर कोई स्पेशल है, इनसे पढ़ना चाहिए। फिर आधी बातें उनकी झूठी निकली। एक संस्थान में सर गए और कुछ समय के लिए मैं सर के पास पढ़ा, लेकिन लंबे समय तक सर नहीं जा पाए। और इनके पीछे आने का मेरा कारण ये था कि मैं जब सबसे पहले इनसे मिला, इनकी क्लास ली, डेमो क्लास ली, तो मुझे इनकी कक्षा में आत्मीयता नजर आई। जैसे माता पिता अपने बच्चे को गाइड करते हैं बहुत ही धैर्य के साथ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर इनसे अकेले में जब मैंने बात की कि सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, तैयारी करना चाहता हूँ, तो इन्होंने खुद चल करके मुझे अपने मोबाइल नंबर नोट करवाए। मुझे आज भी याद है वो दिन। मोबाइल नंबर नोट करवा करके कहा कि आपके कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ लेना। तब तक सर मेरा नाम भी नहीं जानते थे। जब सर इधर आ गए तो मैं कुछ दिन तो सीकर में रहा और फिर मेरी अंतरात्मा ने ये कहा कि तेरा यदि कोई चयन करवा सकता है तो वो घनश्याम जी पारिक ही करवा सकते हैं। क्योंकि मैंने कोचिंग संस्थाओं में कुछ में घूम करके देख लिया था। कोचिंग संस्थाएं एक व्यापार बन चुकी हैं। हमें शिक्षक वो चाहिए जो हमारा चयन करवा दे। हमें उस शिक्षक की जरूरत नहीं है जो हमें पीएचडी करवा दे। जी सर। तो मतलब इस तरह से आप आए। मुझे भी अब उसके बाद याद आया। मैं आपको बताऊं, इनकी एक लगन की बात है कि इन्होंने कोई एक परीक्षा में ही अपना चयन नहीं करवाया, बल्कि 3 परीक्षाओं में ये चयनित हुए हैं। वो तो ये भी बताएंगे। लेकिन यहाँ मूल रूप से पहले ये सेकंड ग्रेड की कोचिंग करने के लिए आए थे, शायद मुझे जहाँ तक याद है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ घर पे ही आए थे। तो इन्होंने कहा कि मैं मकान लेके रहना चाहता हूँ। तब इन्होंने इसी गली में मकान ले लिया और जब तब ये फुर्सत होती थी तब भी ये मिलते रहते थे। इनकी लगन को दाद देनी पड़ेगी। क्लास में आए, इतना जानते थे क्योंकि पहले से ही जेआरएफ थे, नेट जेआरएफ पहले से ही थे। तो नॉलेज की ज़्यादा कोई कमी होगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। कंपटीशन के लिए अलग कोई थोड़ी बहुत उसमें थोड़ा सुधार करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल नहीं बोलते थे, आते थे, अपना काम किया। कोई काम की बात है तो वो उसमें थोड़ा सा के वो बता देते कि सर ये ऐसे नहीं हो सकता है क्या, या उस किताब में ऐसे क्यों लिखा है, या इसमें थोड़े से के प्रॉब्लम है। तो हम मिल बैठ करके इसको सुलझाते थे। क्योंकि मैं स्टूडेंट से उनका हमेशा ही सहयोग लेता आया हूँ कि मैं ये नहीं कोई सर्वा नहीं होता। क्योंकि स्टूडेंट है वो ज़्यादा पढ़ता है, और ज़्यादा पढ़ता है इसका मतलब वो ज़्यादा किताबें धंधेड़ता है, वो अन्वेषक होता है। रियल अन्वेषक है वो टीचर नहीं होता, क्योंकि उसको ज़्यादा उससे मतलब नहीं है।
बल्कि मतलब है वो स्टूडेंट को होता है, चयन है वो उसको करवाना है। तब वो 100 जगह जिसको कहते हैं ना कि सिर मारता है, और सिर मार करके फिर निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इस सन में ये प्रश्न आया, इसका उत्तर ये मानना है आरपीएससी ने, या कोई भी जो एग्जामिनेशन बॉडी है उसने ये मानना है, उसने ये किया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सबसे अच्छे पढ़ाकू हैं वो स्टूडेंट्स ही होते हैं, वो प्रतियोगी है वही सबसे ज्यादा जानता है, टीचर है वो केवल उसको क्या है गाइड करता है। तो ये चीज मैंने इनमें देखी और इनकी लगन देखी। फिर मैं ही बता दूं, और ये एक चीज और, सेकंड ग्रेड में इनका सिलेक्शन हो गया, कौन सी रैंक पर हुआ था? उस शुरुआत जो रैंक आई थी वो 278 थी, बाद में और कम हो गई थी, वो 270 के आसपास आ गई। 270 के आसपास पोस्ट उस समय खूब थी, 2500 के आसपास पोस्ट थी, 270 पर चयन हुआ। फिर ये मेरे पास आए और गांव के नजदीकी पोस्टिंग हो गई थी आपकी साइड। हाँ तो और फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम उसके बाद ही थी, मतलब हाँ थोड़े दिनों बाद में थी। तब इन्होंने कहा कि मैं फर्स्ट ग्रेड की ओर, तो मैंने कहा कि फर्स्ट ग्रेड की लगे रहो, आपको यहाँ से टहलना नहीं है, बिल्कुल तैयारी करके बाद में जाना है। फिर ये फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम देने के बाद में इन्होंने बाद में झुंझुनू छोड़ा, बाद में झुंझुनू छोड़ा, ये पहली बात है, झुंझुनू बाद में छोड़ा। और फर्स्ट ग्रेड हिंदी में यानी स्कूल व्याख्याता में इनकी बहुत ही काबिले तारीफ रैंक थी। कौन सी रैंक थी? 19वीं रैंक थी मेरी, 19वीं रैंक ऑल राजस्थान में थी। मैं कई बार उदाहरण भी देता हूँ आपको क्लास में कि फर्स्ट ग्रेड वाले हैं वो ये कहते हैं कि हम इंग्लिश पढ़ें, हम साइंस पढ़ें, हम मैथ्स पढ़ें। तो ये भी 2-4 दिन इसने क्लास ली, क्लास लेने के बाद में बोले सर एक प्रॉब्लम है, ये फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर है वो तो मुश्किल है, क्योंकि मुझे दरअसल मैथ्स में और इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत है। पूरी दिक्कत थी मैथ्स में, पूरी दिक्कत थी। मैंने कहा तू छोड़ दे, ये पढ़ना ही नहीं है, भूल जा। तब इन्होंने दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें दूसरे जो टॉपिक हैं, दूसरे जो उसके हम मानने के खंड हैं, उन पर ज्यादा जोर दिया, और परिणाम यही रहा कि फर्स्ट पेपर में भी इनके बहुत अच्छे अंक आए। तभी तो रैंक आती है भैया, अकेले सब्जेक्ट से तो आती ही नहीं। सर की बात बिल्कुल सही है। मैं गणित में बहुत कमजोर विद्यार्थी रहा हूँ, और अभी पहले पेपर के उस जीके वाले पेपर जो है उसका हम पाठ्यक्रम देखते हैं तो सबसे पहले हमें मैथ्स दिखती है, उसमें नेगेटिव की तरफ हम पहले ज़्यादा बढ़ते हैं, मैथ्स भी नहीं आ रही, रीजनिंग में भी पार कैसे पड़ेगी, साइंस भी है, इंग्लिश भी है, ये तो मामला गड़बड़ है। मैंने मैथ्स की 5-7 कक्षाएं ली थी यहाँ, मैंने मेरा ढंग देख लिया था कि पहले ही मुझे नहीं आई तो अब कहाँ से आएगी। तो मैं सर से मिला तो इनकी वो बात मेरे बहुत काम आई। मैंने मैथ्स पढ़ाई नहीं, साइंस के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़े, लेकिन परीक्षा में जब पेपर आया था तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन थे मैंने टच ही नहीं किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे। इंग्लिश के 2 किए दोनों सही, रीजनिंग के 2 किए दोनों सही, उसका परिणाम आप देखिए। मैंने 75 में से केवल 53 क्वेश्चन किए, उनमें से 50% सही थे मेरे, 50% सही। इसको रणनीति बोलते हैं, इसका नाम है रणनीति। तो वो रणनीति बताने के लिए, जानने के लिए हमें आपसे नए जो प्रतिभाशाली हैं, जो बहुत कुछ जानते हैं, प्रतिभाशाली होना तो सबकी नसीब की बात नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजी है वो तो सारे अपना ही सकते हैं हम। स्ट्रेटेजी आखिर क्या हो, इसके लिए मैंने इनको बुलाया कि आप आकर के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको इसके बारे में बताएं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड वाले हैं वो काफ़ी भ्रमित हैं पहला पेपर लेकर के। तो मैंने कहा पहला पेपर एक हवा है केवल, आप पहले भी मैं उदाहरण दे चुका हूँ कि जो चीज़ नहीं आती है, ये 2-3 नहीं आने का मतलब और तो हमारे बस की हैं ही, और तो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं वो तो हम पूरे कर ही सकते हैं, तो इजी गोइंग आप कर सकते हो। मैं आपको हमेशा 55 प्रश्न बताता हूँ कि 55 प्रश्न में पर ही आप ध्यान दें, और उसके बाद में देखें कि आप जो है वो कितना अचीव कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, क्योंकि आपका एक बोझ है वो हल्का हो जाएगा कि जैसे गणित तो हमें पढ़नी नहीं, अंग्रेजी हमें पढ़नी नहीं, तो इनसे तो पीछा छूटा, और वो 5-5 प्रश्न है, तो उनकी जो कमी है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरे जो भी इवेंट्स हैं उनमें बहुत इजीली हमें ये कर सकते हैं। अब जगदीश जी, इनमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं वो आपसे पूछना चाहते हैं कि इनकी क्वेरी है जी, क्योंकि ये भी एसोसिएट प्रोफेसर ही बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो इनको आप कुछ बताएं, इनके प्रश्नों के आप
मतलब इस तरह से बताएं कि इनके से होकर के बताएं। जी सर। मैं मनीषा कंवर खेतड़ी से जीएस हिंदी क्लासेस में 2nd ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ। सर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ, आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर दोगे? जी जरूर। सर सबसे पहले आप ये बताइए कि आप सीकर जिले से हो, तो आप सीकर जिले में कोचिंग क्यों नहीं की, जयपुर में कोचिंग क्यों नहीं की, तो झुंझुनू में कैसे आए आप घनश्याम जी सर से कोचिंग करने के लिए, इसका कोई रीजन? देखो मैं इसका आपको सीधा सा जवाब दूंगा कि कोचिंग वर्तमान में बहुत बड़ा व्यापार बन चुका है और उसमें विज्ञापन भी होते हैं। विद्यार्थी के लिए कोचिंग का चयन करना, शिक्षक का चयन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, मैंने पहले भी कहा। और इसके चयन के लिए आप डेमो लीजिए, लोगों से पूछिए। आजकल क्या हो रहा है कि भेड़चाल हो गई कि उस कोचिंग में भीड़ ज़्यादा है, उसमें चयन ज़्यादा होते हैं, वहाँ चले जाओ। गलत बात। शिक्षक वो उत्तम है जो हमें वो पढ़ाए जो परीक्षा में आता है। सर की जब मैंने डेमो क्लास ली उसी समय मुझे पता चल गया था कि ये मेरी नैया पार लगा देंगे, क्योंकि शिक्षक और भी बहुत अच्छे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि राजस्थान में घनश्याम जी पारिक ही हिंदी के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि चयन करवाने वाला जो तरीका होता है उसमें मुझे बिल्कुल भी कोई शंका नहीं है कि राजस्थान में मैंने जो देखा उनमें से सबसे बेस्ट टीचर यदि कोई है तो उनका नाम है घनश्याम जी पारिक। इसका कारण क्या है? मैंने कुछ शिक्षकों की कक्षाएं ली, 1 घंटे 2 घंटे तक हमने डेमो लिया। वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे अपनी तरफ से, लेकिन मैंने पुराने पेपर्स देख करके ये अनुमान किया कि आज की क्लास में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जो आज तक परीक्षा में आया है। वो बच्चों को भ्रमित करने के लिए इस तरह की चीजें उठा उठा करके लाते हैं जो उनको आती नहीं है। बच्चों को आती नहीं, न उन्होंने पढ़ी सुनी, लेकिन ध्यान रहे उन चीजों का परीक्षा से भी कोई लेना देना नहीं है। तो हमें हमारा चयन करवाना है उस विषय में। बहुत बड़ी विशेषज्ञता हम सिलेक्शन लेने के बाद में ले लेंगे। शिक्षक वो बढ़िया है जो विद्यार्थी को सही ढंग से समझा दे, और वो काम घनश्याम जी बेहतर ढंग से जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ आया। तो सर आपने फर्स्ट पेपर जीके की तैयारी किस हिसाब से की? फर्स्ट पेपर जीके के लिए मैंने, हालांकि इसके संबंध में आप जीके के जो शिक्षक हैं उनसे भी पूछ लेना, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि 2013 में एक साथ ही 2nd ग्रेड और स्कूल व्याख्याता का ये विज्ञापन आया था, दोनों में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मैंने एक गाइड खरीदी थी एक बार, और उसकी मैंने एक योजना बनाई, लेकिन उसमें मुझे डर लगा। गणित, अभी मैं आपको बता रहा था, गणित ये साइंस ये देख करके फिर सर का मैंने मार्गदर्शन लिया, तो इन्होंने जो रणनीति मुझे बताई वो मैंने काम में ली। आपको ताज्जुब होगा, इसमें मैनेजमेंट के प्रश्न भी आते हैं सर। मैंने मैनेजमेंट का मैटर भी सर का लिखवाया हुआ पढ़ा। मैंने जीके की, मैथ्स की कुछ कक्षाएं ली, फिर मेरे से पार पड़ी नहीं। बाकी जो मैटर था, और उसमें आपका इतिहास भी है, उसमें भूगोल भी है, करंट जीके भी है, उस पर मैंने पूरा फोकस किया। खुद के नोट्स बनाने की कोशिश भी की, और अच्छी अच्छी बुक्स, टेक्स्ट बुक भी मैंने पढ़ी, और उसका परिणाम था कि मेरे 50 क्वेश्चन सही हुए। अभी जैसे मेरी एक वो सहचर पूछ रही थी कि जैसे हम पढ़ते हैं जी, बुक को खोलते हैं तो ऐसे लगता है कि सब कुछ याद है, अगर कोई दूसरा अगर हमसे पूछता है ना तो हमें कुछ याद नहीं रहता। इसके पीछे क्या कारण है? ये विद्यार्थी का बहुत बड़ा भ्रम होता है। कैसे? क्योंकि आपने बीएड कर रखा है, आप पीजी भी हो, हमें स्वयं को ये लगता है कि ये चीजें तो मुझे आ रही हैं, विलोम शब्द ये तो आ ही रहे हैं, 6ठी क्लास से पढ़ रहा हूँ, पर्यायवाची भी आ रहे हैं, शब्द युग्म भी आ रहे हैं, कबीर जी तो मैंने बहुत पहले से पढ़ना शुरू कर दिया था, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। ये करते करते हम पन्ने उलटते चले जाते हैं, और एक बार तो लगता है मुझे बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद आपको स्वयं को यही नहीं पता कि मैंने पढ़ा क्या है अब तक। इसका एक कारण ये भी है कि आप सही दिशा में तैयारी नहीं करते हो। एक किताब मैंने बता दी, वो पढ़ने लग गए, 5 दिन बाद किसी दूसरे ने कहा ये नहीं ये बढ़िया है, तो वो पढ़ने लग गए। इस तरह से ज्ञान देने वाले खूब हैं, तरह तरह की किताबें आपको सजेस्ट करते हैं, आप उनमें मंडराते रहते हैं, और लास्ट तक आपको ये नहीं पता मैंने क्या पढ़ा है। जब आपको ये नहीं पता मेरे ध्यान में कितना है, कैसे पढ़ा, तो याद कैसे होगा? याद तभी होगा जब आप उसको सही ढंग से
आत्मसात करेंगे। तरीके की जरूरत है, सही तरीके से ग्रहण करो आप तो याद रहेगा। धन्यवाद सर। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्ते जी। मेरा नाम सोनू है और मैं 6-7 महीने से सर के सानिध्य में व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। बहुत अच्छा। तो सर कई बार ऐसा होता है हम एग्ज़ाम देते हैं जी। जैसे मैंने अभी रीट का दिया, तो सर बहुत सारी कमियां ऐसी रह जाती हैं जिसकी वजह से हम सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं। ऐसे सोचते हैं कि सिलेक्शन वाले ने ऐसा क्या किया होगा जी जी जी। जिससे उसका सिलेक्शन हो गया और हमारा रह गया। तो सर इसके पीछे क्या मेन कारण रहता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि जिसका सिलेक्शन हुआ उसने क्या किया और क्या हमने ऐसा रणनीति क्या है अपनाई? जो हमने नहीं किया। देखो, जिसका चयन होता है वो आप में से ही होता है और आप लोगों का ही चयन होता है। हाँ सर। लेकिन उसकी रणनीति कहीं ना कहीं विशेष है। कैसे? हाँ। एक तो वो सिलेक्टेड मैटर पढ़ेगा। हाँ सर। चयन के लिए सबसे पहले तो आपने शिक्षक को चुनना है। आपको शिक्षक को आपने चुन लिया। हाँ सर। इससे बेहतर विकल्प आपको नहीं मिलेगा। फिर रही बात हम पढ़ें क्या, तो सबसे पहले तो आपको जो गुरुजी मैटर दे रहे हैं उसको पढ़ो। हाँ सर। उसके बाद में आप प्रामाणिक पुस्तकें पढ़ें, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें। आजकल बाजार में आपको ऐसी गाइडें मिल रही हैं कि आप विद्यार्थी निर्णय नहीं कर पाता कौन सी को पढ़ूं। उसके पन्ने उलटता है, उसमें अंडरलाइन की हुई इस तरह की बातें जो आपने कभी देखी ही नहीं और आप उसको उठा लेते हैं। ये तकड़ी है, इसमें तो नई नई चीजें हैं। अरे भाई, ये नई नई चीजें आज तक परीक्षा में नहीं पूछी गई और क्या हुआ, एक दो पूछ ली। तो आप प्रामाणिक पुस्तकें पढ़ें जिनको आप जो परीक्षा आयोजित करवा रही है संस्था उसमें एविडेंस के रूप में रख सकें और तय करें मुझे सिलेबस के इस पार्ट के लिए कोचिंग के मैटर के अलावा ये मैटर पढ़ना है। फिर आप बार बार उसमें घूमें। हमारी गलती है, हम रिवीजन नहीं करते हैं। हमारी योजना ऐसी होनी चाहिए कि उस मैटर का परीक्षा से पहले 5-6 बार रिवीजन हो जाए। हम रिवीजन नहीं करते हैं। परीक्षा में बहुत बार होता है, मान लीजिए किसी परीक्षा में 100 क्वेश्चन है, 100 में से आपको लगता है कि इनमें से मैंने 90 क्वेश्चन कभी ना कभी जरूर पढ़े हैं, लेकिन उत्तर तो 50 के ही आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया, आपने उसको समय नहीं दिया। आप कंपटीशन के साथ जीना सीखो, किताबों से प्रेम करना सीखो, आप उसके साथ जीवो। आप में वो जुनून, वो जज्बा होना चाहिए तैयारी वाला। आपको कुछ और दिखना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी एक विफलता का सबसे बड़ा कारण होता है, सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग, कि लोग क्या कहेंगे, मेरा चयन नहीं हुआ तो फला तो वहां चला गया कोचिंग के लिए, मैं तो यहां हूं, मेरा होगा कि नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन है वो आपको असफल करता है। स्वयं से ये प्रश्न मत पूछो आप कि मेरा होगा कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप में जितनी ताकत है उसको आप एक अच्छे मार्गदर्शक के निर्देशन में पूरी ताकत झोंकने की कोशिश तो करो। लिख करके याद करो, नियमितता रखो अध्ययन में, लेकिन तनाव मत लो। पढ़ाई को लेकर के सीरियस रहो, लेकिन सीरियस रहने का मतलब ये नहीं है कि जैसे हम किसी को फोन मिलाते हैं कि कवरेज क्षेत्र से बाहर है, कि आप इस देश दुनिया से ही बाहर चले जाओ, संपर्क ही टूट जाए आपका, दूसरी दुनिया में चले जाओ, टेंशन की बातें करते रहो। नहीं, पढ़ाई के प्रति सीरियस रहो, लेकिन तनाव नहीं लेना है ज्यादा। आप में जितनी काबिलियत है उसका 100% देने की कोशिश करो। आपका चयन निश्चित रूप से होगा। सर मैटर को लेकर तो अभी निर्णय की स्थिति तो हमारी है ही नहीं, क्योंकि हम सर के सानिध्य में तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सर आपने देखा कि अभी पैटर्न चेंज हो गया है पहले से काफी। वेटेज अभी दिया नहीं है, किसका क्या वेटेज है, कितना क्या रहेगा। जी जी सर फिर भी है ना, व्याख्याता भर्ती में जैसे हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काफी रोल रहता है। बिल्कुल। तो सर उसकी तैयारी के लिए कैसे क्या, मतलब? देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने के लिए विद्यार्थी को सबसे पहले बेसिक चीजें पढ़नी चाहिए। मैं आपको एकदम सीधे शब्दों में कहूंगा कि किसी को फेल करवाना है तो 2-5 किताबें हैं मेरे ध्यान में, वो बता दी जाएं, क्योंकि 5-6 महीने होते हैं तैयारी के लिए। बच्चा उसमें घूमेगा तब तक परीक्षा हो जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। जो सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ रहा है उसको बेसिक चीजें पढ़नी चाहिए। बेसिक मतलब कोचिंग में सर जो आपको मैटर करवा रहे हैं वो बिल्कुल नपातुला है, उसको पढ़ें। हाँ सर। जब वो आपके क्लियर हो रहा है तो आप बोर्ड वाली जो किताब है, मेरे विचार से उसका नाम हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ऐसे कुछ है, हाँ सर। उसको पढ़ो। फिर
सिलेक्टेड रामचंद्र शुक्ल की जो किताब है पुराने प्रश्न पत्र देखो, उसमें से प्रश्न कहां से आते हैं वो पढ़ो। आप रामचंद्र शुक्ल की किताब पढ़ लो। और भी आपकी जिज्ञासा है तो प्रतियोगिता साहित्य सीरीज वाली नेट की जो गाइड है उसको पढ़ो। ये तो नए विद्यार्थी के लिए। जो विद्यार्थी ये चीजें पहले से पढ़ रखी हैं और वो चाहता है कि सर मुझे थोड़ा और करना है इसमें, उसके लिए भी किताबें बताऊंगा। वो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक तो हिंदी साहित्य का अभिनव इतिहास या प्रवृत्ति मूलक इतिहास, इस तरह से ये किताब आती है विवेक शंकर जी की, वो देख लें, या फिर हिंदी साहित्य के नाम से ही हिंदी ग्रंथ अकादमी की उनकी दूसरी किताब आती है, इन दोनों में से एक देख लें। फिर भी आपको लगता है कि सर और बताओ, तो और रामचंद्र शुक्ल के अलावा आप रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लो, बच्चन सिंह का इतिहास पढ़ लो। फिर भी आपको लगता है और है मेरे पास समय, तो आप हिंदी साहित्य का एक वस्तुनिष्ठ इतिहास आता है सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे का, वो पढ़ लो। और बतानी है क्या? धन्यवाद। एक सर जैसे पूरी तैयारी कर ली अपन ने, जी जी, तो उसके बाद में सर एक तो मतलब जैसे ये पीछे के जो प्रश्न पत्र हैं उनको देखना ज्यादा बेटर रहेगा, या फिर कोई मॉक टेस्ट वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह? देखो पुराने प्रश्न पत्र देखना हमेशा ही हितकारी होता है, जरूर देखने चाहिए, क्योंकि हम प्रश्न पत्र हल करते समय बहुत गलतियां करते हैं। पुराने प्रश्न पत्र भी देखो और कुछ सिलेक्टेड मॉक टेस्ट जो आप बता रहे हो वो भी दो। लेकिन टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि आप रात दिन टेस्ट देने में लगे हुए हो। क्यों? क्योंकि परीक्षा के समय अब तक आपने जो पढ़ रखा है उसका रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण होता है, और एक समय होता है जब विद्यार्थी के दिमाग में और कुछ आता ही नहीं है, उसको केवल वो परीक्षा दिखती है। और पढ़ते समय आपको आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। हाँ सर। जिस विद्यार्थी को पढ़ाई करते समय आनंद की अनुभूति हो रही है, ये मान लो कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। आनंद लें और बार बार रिवाइज करें और सिलेक्टेड पढ़ें, और आपके जो गुरुजन हैं, मार्गदर्शक हैं, उनकी बातों का अक्षर से पालना करें। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने आपके कोचिंग संस्थान में मुझे बुला करके विद्यार्थियों से बात करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। साथ ही साथ पुनः कहना चाहूँगा कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, लेकिन पहले मेरा वरिष्ठ अध्यापक में हुआ, फिर स्कूल व्याख्याता में हुआ। मैं जो कुछ हूँ गुरुजी की बदौलत हूँ। मैं कतई प्रचार नहीं कर रहा हूँ कि आप सर के पास एडमिशन लें, इनका कोर्स खरीदें, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैंने जो अनुभव किया वो आपके साथ साझा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। मैं भी अंत में यही कहूँगा कि हमारे बच्चों को बहुत ही नब्बे तुल्य शब्दों में इन्होंने हकीकत और ज़मीनी बात बताई, बताते भी ज़मीनी, क्योंकि ज़मीन से उठे हुए हैं। आज प्रोफेसर हैं तो क्या है, पहले तो किसान ही रहे हैं, पहले ये किसान के बेटे हैं, उसके बाद में प्रोफेसर हैं। और मेरा सौभाग्य, मुझे अच्छा या कोई विद्वान टीचर नहीं कहा जाता, लेकिन लकी टीचर कहा जाता है, क्योंकि उसमें लक दो प्रकार से काम करता है मेरा। एक तो ये कि मुझे अच्छे स्टूडेंट मिलते हैं, कुल मिलाकर के ये कि मैं लकी टीचर इसलिए हूँ कि मुझे अच्छे, या मैं ये कहूँ कि जगदीश जैसे शिष्य मिले, मुझे स्टूडेंट मिले, तो मैं इन पर ही नाज करता रहता हूँ। मेरा नाज करने का बस एक ही केवल और केवल एक चीज मेरे पास है, मेरे पास इन जैसे स्टूडेंट हैं और आप जैसे स्टूडेंट हैं। बस मैं इन पर ही गर्व करता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। बस यही मेरा सब कुछ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एकमात्र राजस्थान के ऐसे शिक्षक हैं जिनके पास पूर्व विद्यार्थी जिनका सिलेक्शन हो गया उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखते ये, क्योंकि ये विज्ञापन नहीं करते। शायद ही ऐसा कोई शादी समारोह हो या कोई सफर हो जिसमें इनसे पढ़ा हुआ और सिलेक्टेड विद्यार्थी इनको न मिले। लेकिन मैं सर से निवेदन करना चाहूँगा कि सर आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है। हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप एक जगह विशेष पर केंद्रित न होकर के आप राजस्थान के मेरे जैसे सभी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।